सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन 9 नीति आयोग पढ़ने वाले हैं। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है एवं भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को भी बढ़ावा देती है। इसके कार्य नीति आयोग के कार्य अनुवीक्षण और मूल्यांकन, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। और इसके उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नेक्स्ट है सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना है। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देना है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करना है। रणनीतिक और दीर्घावधि नीतियों और कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना है। नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्य और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो, उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित करेंगे। संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। नीति आयोग का पूर्णकालिक संगठनात्मक स्वरूप। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। उपाध्यक्ष सुमन बेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। पूर्वकालिक सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पाल, डॉक्टर अरविंद विरमानी।
पदेन सदस्य श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये BVR सुब्रमण्यम। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। अंशकालीन सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और संबंधित संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। नेक्स्ट है योजना आयोग एवं नीति आयोग में क्या अंतर है? योजना आयोग और नीति आयोग। भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना योजना आयोग का कार्य है। और नीति आयोग में भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षों के लिए रणनीति और 3 वर्षों के लिए एक्शन एजेंडा का निर्माण करना, ये नीति आयोग का कार्य है। नेक्स्ट है योजना आयोग। योजनाओं के निर्माण में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसमें राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहभागिता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य योजनाओं के लिए पूंजी का आवंटन करना है। इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। योजना आयोग की प्रकृति प्राय केंद्रीकृत थी। योजना आयोग सहित केंद्र सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती थी। नीति आयोग की प्रकृति प्राय विकेंद्रीकृत है। नीति आयोग में केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों की सरकारें नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। योजना आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किसी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें शामिल किया जाता है। नीति आयोग का 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017 से 2018 से 2019-20 तक का। आज तेजी से बदलती इस उदारीकृत अर्थव्यवस्था में हमें तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए योजनाओं के स्वरूप एवं रणनीतियों में बदलाव करना होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया हेतु नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा तैयार किए जा रहे हैं। इस एजेंडे में वित्तीय 2017-18 से 2019-20 तक के एक अल्पकालीन समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है। इस प्रस्तावित एक्शन एजेंडे में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्याय को शामिल किया गया। भाग 1, इसके अंतर्गत एक अस्थायी मध्यमावधि राजकोषीय ढांचे की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपलब्ध संसाधनों के बारे में अनुमान लगाकर भविष्य में आर्थिक विकास के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय आवंटन का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है इसमें भाग 2, इसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले परिवर्तनों एवं रणनीतियों का वर्णन किया गया है। कृषि क्षेत्र में विकास हेतु क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जाए जिनसे किसानों की आय को 2022 तक दुगना किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। भाग 3 में इसके अंतर्गत क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत शहरी विकास, ग्रामीण विकास तथा क्षेत्र विशेष के विकास हेतु रणनीतियाँ बनाई गई हैं।
इनमें किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं का समाधान करके सभी क्षेत्रों का समान विकास करने का प्रयास किया जाएगा। इस भाग में विकास के समर्थकों वाहकों की बात की गई है। ये कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। भाग 4 में क्या क्या शामिल है? परिवहन एवं संचार प्रणाली, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक निजी सहभागिता, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमशीलता। नेक्स्ट है भाग 5। इसमें नीतियों के निर्माण क्रियान्वयन पर बल दिया गया है। इसमें सुशासन, कर प्रणाली, प्रतियोगिता, विधि का शासन, भाग 5 में विधि का शासन आदि को शामिल किया गया। भाग 6 में इसमें सामाजिक क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, एक बेहतर समाज के निर्माण पर बल दिया गया। यह क्षेत्र लोगों के बेहतर जीवन स्तर से संबंधित है एवं एक बेहतर उत्पादक श्रम शक्ति के विकास पर बल देता है, जिससे तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सके। इस भाग में विकास के समन्वय होने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने पर बल दिया गया है एवं इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार हम अपने जल संसाधनों का कुशलतम प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाग 1 में 3 वर्षों के लिए आय एवं व्यय। किसी भी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बजट सरकार के पास एक अच्छा साधन होता है। इस एक्शन एजेंडे में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को पूंजी इस प्रकार से आवंटित की जाएगी जिससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा तथा लक्ष्यों की जांच भी नियमित रूप से की जा सकेगी। इससे सरकार के राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकेगा और सरकार द्वारा कर राजस्व को बढ़ाने के लिए कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात आवश्यक है। सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं सरकार द्वारा सार्वजनिक महत्व के कार्यों एवं अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिए, जैसे सड़क, रेलवे, पतन, सिंचाई, ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट है सरकार सब्सिडी व्यय को भी युक्ति संगत बनाना चाहती है। इसके लिए जिन व्यक्तियों अथवा परिवारों को सब्सिडी की आवश्यकता है केवल उनको ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करना एक बेहतर विकल्प है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों की मध्यावधि योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष के वार्षिक बजट के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है विकास दृष्टिकोण एवं संसाधनों का पूर्वानुमान। आगामी 3 वर्षों के लिए बनाए गए एक्शन एजेंडे में सकल कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2016-17 के 17.03 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19 में और 19-20 में क्रमशः 17 में कितना 19.49 लाख करोड़ और 18-19 में 22.66 लाख करोड़ और 19-20 में 26.48 लाख करोड़ होने की संभावना व्यक्त की है। इस प्रकार इनमें वार्षिक वृद्धि 14% से 17% के मध्य रहने का अनुमान है। सकल कर राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2016-17 के 11.2% के स्तर से बढ़कर 2019-20 में 12.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात
वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18 और 18-19, 19-20 में क्रमशः 5.8%, 6.0% और 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से करों के क्षेत्र में कुशलता बढ़ेगी, एक साझा भारतीय बाजार का निर्माण हो सकेगा। इससे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा और आर्थिक समृद्धि की दर तीव्र हो सकेगी। अप्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.6% रहा है, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 में 5.7, 5.8 और 5.9% होने का अनुमान लगाया गया है। एक पॉइंट इसमें वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 84,400 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 49% अधिक है। और 18-19 में और 19-20 में प्रत्येक वर्ष में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री से प्राप्त राशि क्रमशः 80,000 करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार के राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% तक रहने का लक्ष्य रखने का लक्ष्य है एवं इसके बाद के वित्तीय वर्षों में इसे 3% के स्तर पर बनाए रखना है। नेक्स्ट है व्यय। समग्र खर्च आवंटन 2017-18 से 19-20। इस प्रस्तावित 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 19-20 तक किए जाने वाले व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय और विकासात्मक व्यय एवं गैर विकासात्मक व्यय के रूप में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, इस प्रस्तावित योजना में राजस्व घाटे को वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्तर पर 2.1% की तुलना में कम करके वित्तीय वर्ष 17-18 में इसको 1.9% और 18-19 में 1.4% और 19-20 में 0.9% करने का लक्ष्य रखा गया। राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2018-19 तक कम करके सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक करना है। राजस्व गैर विकासात्मक व्यय, जिसमें ब्याज भुगतान, पेंशन, रक्षा क्षेत्र के वेतन एवं अन्य प्रतिष्ठान लागत इत्यादि को शामिल किया जाता है, कुल व्यय का 40% से अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप विकासात्मक परियोजनाओं हेतु कम संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त राजस्व एवं संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास, रक्षा, रेल, सड़क इत्यादि के विकास हेतु किया जा सकता है। क्षेत्रवार किया जाने वाला व्यय आवंटन। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में किए गए कुल आवंटन लगभग 30,000 करोड़ को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 19-20 में 1 लाख करोड़ करना है। इस प्रकार स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.7% से बढ़कर 3.6% हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए जाने वाला व्यय लोगों के सामाजिक कल्याण एवं कुशल मानव संसाधन का विकास करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 66,000 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2019-20 तक बढ़ाकर 1,12,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है और शिक्षा पर कुल खर्च 3.7% से बढ़कर 4% हो जाएगा। रेलवे एवं सड़कों के विकास हेतु पूंजी व्यय। वित्तीय वर्ष 2015-16 में रेलवे एवं सड़कों के विकास पर क्रमशः 40,000 करोड़ एवं
हज़ार करोड़ पूंजीगत व्यय किया गया था, जिसे वित्तीय वर्ष 19-20 तक बढ़ाकर क्रमशः 1,18,000 करोड़ एवं 86,000 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार परिवहन प्रणाली के विकास के द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास में कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास सरकार के लिए हमेशा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र रहे हैं। कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,03,000 करोड़ आवंटन किए थे, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,16,000 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है। खाद्यान्न सब्सिडी, इसमें 15-16 में कितना है, 1,24,000 करोड़ का आवंटन किया था, जिसे बढ़ाकर 19-20 में 1,57,000 करोड़ करने का प्रावधान किया गया। और रक्षा क्षेत्र में इसमें पूंजीगत व्यय 15-16 में 95,000 करोड़ के स्तर से बढ़ाकर 19-20 में 1,72,000 करोड़ करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन। कृषि क्षेत्र किसानों की आय को दोगुना करना। कृषि क्षेत्र जैसे पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन सहित भारत में रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि क्षेत्र ही है। यह क्षेत्र भारत की पोषण एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किए गए 5वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत की कुल श्रम शक्ति का 45.7% कृषि क्षेत्र में कार्यरत था। भारत सरकार का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किसानों की आय को 2015-16 की तुलना में दोगुना करना है। कृषि क्षेत्र राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्र सरकार कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास हेतु प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र के विकास की गति को तीव्र बनाने हेतु निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। विपणन व्यवस्था में सुधार। सरकार द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करने हेतु अप्रैल 2016 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि की शुरुआत की गई। ई-नैम के माध्यम से किसान अपने उत्पाद का बाजार मूल्य जान सकता है एवं मनचाही मंडी में अपने उत्पाद का विक्रय कर सकता है। इससे किसानों को अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी सुधार। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण भारत में फसल ढांचे में बदलाव हुआ है। जिन कृषि उत्पादों के मूल्य अधिक होते हैं, किसान उन उत्पादों का ही उत्पादन करता है। जैसे किसान गेहूँ, चावल, गन्ने का अधिक उत्पादन कर रहा है, जिससे दालों के अंतर्गत बोया जाने वाला क्षेत्र कम हो गया है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार करना आवश्यक है। उत्पादकता में वृद्धि करना। उत्पादकता में तीव्र वृद्धि करने हेतु सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करना, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उन्नत किस्म के उर्वरकों का प्रयोग करना, कृषि क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना एवं अधिक मूल्य के कृषि उत्पाद जैसे फल एवं सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि भूमि संबंधी नीतियाँ। पट्टा कानून एवं भूमि का रिकॉर्ड। भूमि सुधार संबंधी कानूनों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। भूमि के अधिग्रहण एवं पट्टे पर भूमि के उपयोग संबंधी नियमों में सुधार करना चाहिए। ध्यातव्य है कि भूमि के स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। राहत उपाय। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन और भूकंप इत्यादि से किसानों को अत्यधिक आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है। इस क्षति से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की। वित्तीय
वर्ष 2017-18 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ आवंटित किए गए। व्यापार, उद्योग एवं सेवा, बेहतर भुगतान वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना। आज भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं कम वेतन वाले रोजगारों की समस्या एक विचारणीय मुद्दा है। पिछले कुछ समय से भारत में बेरोजगारी की दर कुल श्रम शक्ति के 2% से 3% के आसपास बनी हुई है। भारत में क्षेत्रवार उत्पादकता एवं रोजगार में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जैसे 2011-12 में कृषि क्षेत्र में लगभग 50% श्रम शक्ति कार्यरत थी, जबकि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 15% ही था। इसलिए श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारत में औपचारिक क्षेत्र में अधिक उत्पादकता वाले एक उच्च परिश्रमिक वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तटीय रोजगार क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे निर्यात में बढ़ोतरी हो एवं उच्च उत्पादकता वाले बेहतर रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। 5वें वार्षिक रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान कुल श्रम शक्ति का लगभग 83% श्रम बल स्वरोजगार, अनियमित या अनुबंध आधारित अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत था। इसलिए भारत में औपचारिक क्षेत्र में नियमित वेतन वाले रोजगार के अवसरों पर उद्यमशीलता के विकास हेतु श्रम कानूनों में सुधार करने की आवश्यकता है। विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई। वस्त्र उद्योग एवं चमड़ा जूता उद्योग। भारत में वस्त्र उद्योग एवं चमड़ा जूता उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है। इन क्षेत्रों में महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। इन दोनों क्षेत्रों में उच्च उत्पादकता वाले रोजगार के अवसरों का सृजन करने तथा उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने की क्षमता विद्यमान है। इन क्षेत्रों के उत्पादों पर आयात एवं निर्यात शुल्कों में कमी करके तटीय रोजगार क्षेत्रों के माध्यम से इनके निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में श्रम कानूनों में सुधार करके श्रम उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नवोन्मेष, उच्च उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों का सृजन करने की क्षमता है। वर्ष 2015 में भारत के कुल वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का योगदान 3% था, जबकि इसी वर्ष भारत को अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आवश्यकताओं का लगभग 45% आयात करना पड़ा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रभावी रणनीति बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत के जीडीपी में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा 1.6% था। इसी वर्ष कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 10.12% तथा विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 9% हिस्सेदारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 14-15 के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2.3% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि इस दौरान कृषि क्षेत्र 1.7% वृद्धि दर से बढ़ा था। यह क्षेत्र खाद्य पदार्थों की हानि को कम करके उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके रोजगार के नए अवसरों का सृजन करके एवं निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करके आर्थिक समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। इसको बढ़ावा देने हेतु मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जा रही है एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु वातानुकूलित भंडारण व्यवस्था एवं परिवहन प्रणाली में सुधार कर अग्रगामी एवं पश्चगामी श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना होगा। रत्न एवं आभूषण। 2015 में रत्न एवं आभूषण उद्योग की भारत के कुल निर्यात में 15.1% की भागीदारी थी, जिसका मूल्य $39.4 बिलियन था।
और 2015 में इस क्षेत्र में लगभग 4.5 मिलियन कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक कार्यरत थे और विश्व के कुल परिष्कृत हीरे का लगभग 95% उत्पादन भारत में होता है। विशिष्ट सेवा क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई 2015 में 15-16 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 66.1% था और इस क्षेत्र का कुल रोजगार में 28.7%। 2014 में भारत का सेवा क्षेत्र 10.3% की वृद्धि दर से बढ़ा है और 2014 में भारत सेवा क्षेत्र निर्यात के संदर्भ में $155.6 बिलियन के साथ विश्व में 8वें स्थान पर था। इस एक्शन एजेंडे के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। भाग 3 में है क्षेत्रीय विकास। जैसे शहरी विकास, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण अपरिहार्य होता है। शहरों में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के विकास के कारण शहरों का भौगोलिक विकास होता है। नए स्मार्ट शहरों के विकास से भी शहरी विकास एवं शहरीकरण में वृद्धि होगी। नागरिकों के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन को सुविधाजनक बनाने एवं शहरी जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शहरों का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। यदि शहरों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं हो पाता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे शहरों में रिहायशी एवं वाणिज्यिक अवसंरचना की कमी, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या, बिजली एवं पानी का अभाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सीवेज व्यवस्था का अभाव, बेहतर जीवन स्तर का अभाव, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का अभाव इत्यादि शामिल है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं शहरों पर जनसंख्या दबाव बढ़ाती है एवं विकास की गति को भी कम करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.1% अर्थात 377 मिलियन जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में कुल जनसंख्या का 33% हिस्सा शहरों में निवास करता है, जबकि अन्य देशों में शहरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। जैसे ब्राज़ील में 86%, दक्षिण कोरिया में 82% और मैक्सिको में 79%, चीन में 56%, इंडोनेशिया में 54% आदि। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे के अंतर्गत शहरी विकास की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहले से शुरू किए गए प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत, स्मार्ट शहरों का विकास, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीवन मिशन, हृदय योजना और भविष्य हेतु सुधारात्मक पहल क्या है। सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने हेतु भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करके भूमि के मूल्य में कमी लाना है। भूमि के उपयोग संबंधी नियमों को आसान बनाना, बंजर एवं अनुपयुक्त भूमि के विकास पर बल देना, शहरों की भौगोलिक सीमाओं का विस्तार करना, किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार करना, शहरों के अंदर परिवहन सुविधाओं में सुधार करना, कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 244.9 मिलियन परिवार हैं, जिनमें 179.7 मिलियन परिवार संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लगभग 6,40,930 गाँव एवं 2,40,618 ग्राम पंचायतों में निवास करते हैं। इस जनगणना के अनुसार लगभग 87.2 मिलियन ग्रामीण परिवार अनेक अभाव में जीवन व्यतीत करते हैं। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में व्यापक अंतर विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्याएं विद्यमान हैं, जैसे रोजगार के अवसरों का अभाव, कम साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पीने योग्य स्वच्छ जल का अभाव,
स्वच्छता का अभाव, बेहतर वित्तीय सेवाओं का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों से जुड़ाव हेतु अच्छी सड़कों का अभाव इत्यादि। आगामी 3 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निरीक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आधारभूत सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास एवं रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में सभी को आवास प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्च 2019 तक 10 मिलियन आवासों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस लेसन को आगे पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।